1998 के बाद ऑब्जर्वेशंस के बाद ये पता चला कि हमारा ब्रह्मांड न केवल फैल रहा है बल्कि बहुत ही त्वरित रूप से एक्सीलरेशन के साथ फैल रहा है। एक्सीलरेशन जानते ना? तो जब किसी की एक समान स्थिति में कोई परिवर्तन हो, जैसे अभी आप बैठे हुए हैं और अचानक से कहा जाए आपको उठना है, अपनी उसमें बदलाव पैदा किया है, उसके लिए आपको बल लगाना पड़ा, ठीक है? आपकी मांसपेशियों में जैसे भी बल लगाओ, ये जो चेंज आया है स्थिति में, इसी को हम कहते हैं त्वरण या एक्सीलरेशन। आज ये पता चलता है कि ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैल रहा है, इनफैक्ट त्वरित रूप से फैल रहा है। त्वरण का मतलब ये है कि उसकी स्पीड अभी अगर 40, किसी कार की स्पीड अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अगले ही पल 45, फिर अगले ही पल 46, फिर 47। आप सबने देखा होगा एक्सीलरेटर पर पैर रखते हैं ना गाड़ी के, तो स्पीडोमीटर में सुई भागती है। इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी एक्सीलरेट हो रही है। हमारा ब्रह्मांड ऐसा माना जाता है कि बहुत तेजी से एक्सीलरेट हो रहा है। और जब ये एक्सीलरेट हो रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण भी होना चाहिए। विज्ञान हमेशा कारण को ढूंढने का काम करता है। विज्ञान ये बताता है कि या ये खोजने की हमको प्रवृत्ति या हमको प्रेरणा देता है कि ये हुआ क्यों हो रहा है। तो पता चलता है एक डार्क एनर्जी नाम की कोई चीज हो सकती है। डार्क इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं, तो जिस चीज का पता नहीं तो उसको हम डार्क एनर्जी कह देते हैं, है ना? जैसे कि एक्सरे एक जमाने में खोजी गई थी, तो जब पता ही नहीं था कि कौन सी किरणें हैं तो नाम दे दिया उनको एक्सरे। आज भी वो एक्सरे कहलाती है। ऐसे ये एनर्जी डार्क एनर्जी क्या करती है? उल्टा गुरुत्वाकर्षण, रिपल्सिव गुरुत्वाकर्षण। तो न्यूटन ने ये बात नहीं बताई। देखिए ज्ञान का यही होता है कि धीरे धीरे वो करके आगे बढ़ता है। 17वीं सदी में आइजैक न्यूटन ने जो बातें बताई वो बहुत हद तक सही थी। आज हम देखते हैं, हम पूरे सौरमंडल की व्याख्या, काफी कुछ व्याख्या उसके आधार पर कर सकते हैं। हम अपने रॉकेट को भेज सकते हैं, हम सैटेलाइट्स को वहां पर प्लेस कर सकते हैं, हम मंगल पे जा सकते हैं, चांद पे जा सकते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये न्यूटन की व्याख्याएं सही है। विज्ञान ये नहीं कहता कि न्यूटन ने जो कह दिया वो फाइनल वर्ड है, राइट? क्योंकि विज्ञान में कोई फाइनल होता ही नहीं है। इसलिए एक रेस्पेक्ट या डिसरेस्पेक्ट जैसी कोई बात नहीं है जब आप किसी की आलोचना करें। विज्ञान आपको ये स्वतंत्रता देता है। तो आप सबसे मेरा ये सलाह भी है कि अपने टीचर से सवाल पूछिए, किताबों में भी जो लिखा गया है उससे सवाल पूछिए और जानने की कोशिश करिए। है तो ये H+ एंड OH H2O बनाते रहे, और Na+ है Cl- तो वो एज सच है सॉल्यूशन में। दे आर नॉट रिएक्टिंग, दे आर नॉट चेंजिंग देयर फॉर्म, ओनली H+ एंड OH- ये न्यूट्रलाइजेशन होके पानी बना। This is Greenland, and this is Siberia, Russia. This is Sweden, Norway, Iceland, Greenland, and this is Arctic. अब आप ये सोचेंगे या कहेंगे कि जब सब ने इतने डिटेल में अंटार्कटिका बता दिया तो फिर आर्कटिक अलग से बताने की क्या जरूरत है? वो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, या ये वो साउथ है, ये नॉर्थ पोल है। आर द टू पोल्स डिफरेंट? दोनों जगह आइस है, राइट? वेरी गुड। आर्कटिक के नीचे लैंड नहीं, आर्कटिक के नीचे लैंड नहीं है, एंड दैट मेक्स आर्कटिक मच मोर वंडरेबल टू मेल्टिंग। मतलब जितना खतरा अंटार्कटिका को है, अंटार्कटिका की बर्फ को है मेल्ट होने के लिए, उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा खतरा आर्कटिक को है।
कैसे, ये अभी हम लोग समझेंगे कि नेक्स्ट 5 to 7 मिनट। ये होता क्या है, फिर मान लीजिए कि ये आपका एंटार्क्टिका है जिसको लोग लेके चल रहे हैं, इसके नीचे पूरी जमीन है और यहाँ पर इसके ऊपर बर्फ है। मानिए अगल बगल से ओशन का पानी गर्म होने लगे, अगर ओशन का पानी गर्म होता है तो क्या होगा, जो यहाँ पर ये निकला हुआ बर्फ है ये मेल्ट हो जाएगा। हो सकता है आप इसको अच्छा भी माने कि चलिए ये आइस शेल्फ बनी हुई थी, बाहर अभी निकलती तो टूटता और आइसबर्ग बनता तो अच्छा हुआ मेल्ट हो गया। आपने डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक में लगातार देखा होगा कि जैसे समुद्र है और आइस की एक वॉल की तरीके से है और उसके बाद कुछ हिस्से वैसे ही टूट करके नीचे पानी में गिर रहे हैं, जैसे आपने लकड़ी के पटरे खड़े कर रखे हैं और एक एक करके वो गिर रहे होंगे। ये बड़ी कॉमन सीन है। तो बहुत होगा तो इसके चारों ओर का पानी गर्म होगा और ये मेल्ट हो जाएगा। हम कह रहे हैं पानी और गर्म हो गया, चेन्नई जैसा गर्म होगा, चेन्नई या तिरुवनंतपुरम जैसा गर्म हो गया। तो हो सकता है कि जो बर्फ पूरे कोस्ट तक है ये यहाँ से हट करके थोड़ा सा पीछे तक हो जाए, तो ये हिस्सा काफी गर्म हो गया तो ये बर्फ और आप यहाँ पे बीच बन गया, होगी आप इसके ऊपर टूरिज्म करिए। तो अंटार्कटिका में तो यही हो सकता है। लेकिन दूसरी बात, जब आप कभी जाने का मौका मिला तो आप कहेंगे काम करते हैं तो एरिया देख लिया है, रात रुकेंगे, सुबह वाली पूजा और शाम की आरती करेंगे, अगले दिन सुबह की पूजा देखेंगे और उसके बाद चलेंगे वापस। लेकिन जब आप तीसरे चौथे बार जाएंगे तो आप कहेंगे तो देखा मैं पता करेंगे, अच्छा यहाँ पे बगल में भैरवनाथ जी का है, वहाँ दर्शन करने और भी कुछ है। सो आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू दीज एरियाज, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो कुमाऊं सेंट्रल हिमालय है, इसमें हम लगभग पिछले 20 साल से ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ रिलीजियस पर्पज से, कुछ अपने रिसर्च पर्पज से। तो सारा एरिया हमारा पैदल मतलब चल करके देखा हुआ है। आई थिंक इट वॉज इन 2007 में जब हमारी चौथी या पाँचवीं विजिट थी केदारनाथ की थी, तो पूछा कि भाई यहाँ घूमने का किसी पता है ऊपर एक झील है, जाइए देखाइए। हमने कहा क्या है, कह रहे बहुत बड़ी झील है और आप देख कर जाइए, ज़्यादा नहीं है 4 किलोमीटर है, दिन भर लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। तो हम और हमारे साथ 2-3 हमारे रिसर्च स्कॉलर हम लोग चलते गए और हम लोग को लगा झील है, नहीं लगता आपकी झूठ बोलते हैं। क्योंकि हम लोग चलते जा रहे हैं, माउंटेन्स पे डिस्टेंस बड़ा डिसेप्टिव होता है, आपको लगेगा पास में है लेकिन जब आप चलेंगे तो बड़ा दूर होता है। तो माउंटेन्स में डिस्टेंस और जंगल में दिशा ये बहुत तेज़ी से आप भटक जाएगा। तो हम लोगों को लगा कि यहाँ तक जाएंगे, ऐसे जैसे अपने गंगा जी का बाग है, यहाँ तक चलेंगे, वहाँ दिखा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग मान लेंगे कि कोई आदमी हम लोग को बेवकूफ़ बनाया। और जब वहाँ तक हम लोग पहुँचे तो जितनी दूर नजर जा सकती सिर्फ पानी। हम लोग एक्चुअल में शायद इस जगह पर ये जो रिज है, हम लोग यहाँ पर खड़े थे, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल एक टेम्परेरी बांध जैसा बना हुआ था, मंदाकिनी का पानी उसके नीचे से रिस करके बह रहा था। हमने कहा ये तो अगर टूट गया किसी दिन तो होगा क्या इसकी, व्हाट विल हैपन। और नीचे पूरा केदारनाथ का टाउन है, इट इज लाइक दैट। और इतना शांत एरिया, क्योंकि आदमी का नामो निशान नहीं। तो हम लोगों ने बस धीरे से कुछ थके हुए तो कुछ बिस्किट उस्किट ले गए थे, खाए पिए। फिर हम लोग ने भाई यहाँ से निकल चलो क्योंकि ये एरिया बहुत अच्छा लग नहीं रहा है, यहाँ प्रकृति अपने बड़े अलग ही नेचर एक अपने अलग ही फॉर्म में दिखाई दे रहा है। एंड इट वॉज बाई इवनिंग जब हम लोग वापस आए और बैठ के कहीं केदारनाथ के पराठा वराठा कुछ खा रहे थे, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जो शॉपकीपर था उसने कहा कहाँ की बात कर रहे हैं आपको? अरे हम लोग वहाँ गए थे ऊपर सरोवर। तो बोला वो तो रावण का सरोवर है, वहाँ तो कोई जाता नहीं है। और कहा पता है अगर आप वहाँ आप तो चले आए, अगर आप वहाँ पर कुछ बोलेंगे ना, अगर आपने मुँह खोला कुछ भी बोले तो सरोवर आपको अंदर खींच लेगा। इम्प्लाइंग कि वहाँ के जो लेजेंड्स थे, जो वहाँ की दंत कथाएं थी, उनमें एक डर था उस झील पर। मतलब वहाँ के लोकल से नहीं चाहते थे कि कोई भी किसी तरह की टूरिस्ट या इस तरह की एक्टिविटी उस एरिया में वहाँ कोई जाइए मत, क्योंकि कहीं न कहीं लोगों को ये बात पता थी कि वहाँ पीछे झील है और वहाँ जाना नहीं चाहिए। लेकिन वो उसको जोड़ दिया, रावण से जोड़ दिया और खींच लेगा, ऐसे करें। तो हम लोग बोले ही नहीं कि हम लोग बिस्कुट उस्कुट खा कर के आए। ये होगा कि भाई ये चुपचाप सवेरे की कल आरती देख कर के लौट चलिए और इसकी हम लोग चर्चा ही नहीं करेंगे। ऐसा न हो कि कोई इनका ट्रेडिशन हो दौड़ाने कि आप गए ही क्यों वहाँ पर, कि आपके कुछ वहाँ पर कल कुछ हो जाए तो उधर यही लोग गए।
कहाँ हैं लोग, इन लोगों को टाटा और एनएसए सब लगाओ, यही सब कुछ करके आए थे। एक प्रोफेसर उनके 3-4 रिसर्च स्कॉलर गए थे, समझे, तो हम लोग चुपचाप वहाँ से चले आए। बट इट वॉज इन माई माइंड, हमको ये पता था कि कभी न कभी ये घटना घटेगी। एंड टुडे एट दिस प्लेटफॉर्म ऑफ नासिक, बद्रीनाथ के पीछे भी एक झील बन चुकी है, अलकनंदा ग्लेशियर। इसको आप गूगल पर जाइएगा, गूगल रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर निकला। ऐसे भी पेशेंट आते हैं, ठीक है, इट इज जस्ट ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, क्योंकि हड्डी खुद इतनी वीक हो गई है, वो बिना किसी ट्रिवियल, मतलब एक तरह से कहें ट्रिवियल ट्रॉमा, बिना कोई सिग्निफिकेंट ट्रॉमा के भी अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो उस फ्रैक्चर को हम लोग कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर या फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर। कोई चीज फ्रेजाइल हो जाए और वो टूट जाए, ठीक है, पक तो नहीं रहे, दिमाग में घुस रहा है। आज मॉर्निंग में एक पेशेंट कैजुअलिटी में आया, वो दौड़ की मेक द गैजेट ऑफ साइंस यूजफुल टू यू, ठीक है, निबंध लिखने आता था ना, साइंस के आविष्कार के दुष्परिणाम और फायदे नुकसान, ठीक है, तो फायदे एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम फ्रॉम द साइंस गैजेट, ठीक है। टोबैको एंड एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, ये आप लोग के लिए नहीं है, लेकिन आपके घर में अगर फादर मदर या इतने एक्सीडेंट अल्कोहल पीने के कारण होते हैं। वन ऑफ आवर बैचमेट फॉर यू गुड पोस्चर, ठीक है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली ट्रिपल-आईटी, MNIT, चाहे जनरल OPD में पेशेंट्स देखते हैं पोस्चरल बैक एक, दैट इज नोन एज मैकेनिकल बैक पेन, कमर दर्द लेके आ रहे हैं, गर्दन में दर्द लेके आ रहे हैं। IT प्रोफेशनल जो बैंकिंग में है या टीचर्स हैं जो लंबे समय तक खड़े हुए हैं, रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो बैक एक और ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे सिंपल एक्सरे कराओ, कुछ भी नहीं निकलता है, पता चला टेढ़े सोते हैं, टेढ़े मेढ़े लेट गए, पढ़ाई पेट के बल लेट के पढ़ रहे हैं, तो प्रॉपरली चेयर में बैठो, जो भी पढ़ना है फोकस तरीके से पढ़ो, ठीक है। And this batch is called colonies, bacterial colonies. Got it? तो इस तरीके से हमारे पास एक इनिशियल आइसोलेशन आता है। अब हमारे पास हमारे माइक्रोब्स, हमारे बैक्टीरिया आ गए। अब हमको मालूम करना है कि ये है क्या, बेनिफिशियल बैक्टीरिया या हार्मफुल बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया या स्पॉइलेज कॉजिंग बैक्टीरिया, उसका आइडेंटिफिकेशन का हम सेकंड पोर्शन में आपको बताएंगे। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। तो ये जो डिवाइस है, ये जो apparatus है, बेसिकली एक ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। आइए हम ये पता लगा सकते हैं कि आपका जो ये फूड है, इस फूड में इस ऑर्गेनिज्म की क्या रोल है, या अगर आपको किसी प्रकार का डिजीज हुआ है और आप कोई ऐसा सैंपल ले आए हो, तो वो ऑर्गेनिज्म कौन है जिसने इस डिजीज को कॉज किया है, आपको ये पता चल गया। और अगर आपको पता चल गया तो आप उसी के द्वारा अपने रेमेडी को या अपने जो भी स्टेप्स हैं उसको आगे उठाते हैं, ठीक। नाउ आई वोंट रिपीट द थिंग्स अगेन, सिंस द टॉपिक व्हिच आई हैव बीन गिवन इज आइसोलेशन प्रोसेस, सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द प्रोसेस हाउ टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म। एक बात आपके समझ में आ गई होगी कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये ज़रूरत है हम इंसानों की, हम भी जीवी हैं, राइट। उसी प्रकार आपका जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, इसकी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो इनको चाहिए ग्रो करने के लिए। और वो फैक्टर्स, क्या अब आपके दिमाग में इक्विपमेंट्स को देखने के बाद समझ में आया कि क्या फैक्टर होगा जो आपके ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए चाहिए? वेरी गुड, न्यूट्रिएंट इज वन ऑफ देम, टेम्परेचर इज सेकंड, वेरी गुड, वेरी गुड, pH, राइट, एंड दीज आर द फैक्टर्स, देयर आर वेरियस अदर आल्सो। ये सारे तत्व जब आपस में मिलते हैं तब आप कहते हो कि इसमें हम न्यूज़पेपर में अपने अच्छे से वॉश किए हुए पेट्री प्लेट्स को, ड्राई किए हुए पेट्री प्लेट्स को ड्रैप करते हैं और फिर आप हॉट लेवल में उसको स्टरलाइज कर देते हो एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर व्हिच ही हैज टोल्ड यू राइट। फिर आप देख रहे हैं
कि ये एक ऐसा कोनिकल फ्लास्क है जिसमें हमने मीडिया लिया। आप बहुत देर से बात अभी आपने मुझे बताया कि एक फैक्टर कहता है कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट हो, तो न्यूट्रिएंट इज इन द फॉर्म ऑफ द मीडिया। उस न्यूट्रिएंट का नाम क्या है? उस न्यूट्रिएंट का नाम है मीडिया। और मीडिया एक ऐसा स्रोत है जिसमें आप विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवाते हो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये अब आप देख रहे होंगे न्यूट्रिएंट मीडिया हमने बनाया। तो अभी आपने एक और इक्विपमेंट पढ़ा, वो क्या था? ऑटोक्लेव। और ऑटोक्लेव कहता है कि ये मैं एक ऐसा कुछ टेस्ट ट्यूब्स है मेरे पास। ठीक है, ये वो टेस्ट ट्यूब्स हैं जिनमें मैंने पहले ही एक मीडिया बनाकर रखा हुआ है। और इस मीडिया का जो हमारा सिद्धांत रहेगा वो ये कि किसी भी सैंपल में अगर आप मान लीजिए मैंने आपको एक सैंपल दिया सॉइल का और मैंने कहा इसमें से ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करो। डायरेक्टली आपने अगर सॉइल को मीडिया में डाला तो आपका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, आपका ऑब्जर्वेशन थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। तो क्यों ना हम उस सैंपल को डाइल्यूट कर लें, और हम जब डाइल्यूट करके उसको प्लेटिंग करेंगे तो हमारा जो माइक्रोबियल लोड है वो कम होता चला जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पर? तो हमने क्या किया, हमने ये स्टेराइल वाटर की डाइल्यूशन ब्लैंक्स बनाए। तीसरा क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए डाइल्यूशन ब्लैंक। डाइल्यूशन टर्म ही स्पेसिफाई कर रहा है ना, किसी चीज को डाइल्यूट करना। हिंदी वर्जन आप जानते हैं? जानते बेटा? माइक्रोपिपेट। और इस माइक्रोपिपेट से अगर आपने किसी लिक्विड को एक स्रोत से दूसरे स्रोत में ट्रांसफर करना है तो हम इस माइक्रोपिपेट का इस्तेमाल करते हैं जो अलग अलग विभिन्न कैलिब्रेशन का आता है। यहाँ पर ये 1000 माइक्रोलीटर का है यानी 1 ml, और इसके साथ ये इसकी टिप है। तो माइक्रो टिप में इंसर्ट करते हो, माइक्रोपिपेट को माइक्रो टिप में लिया एंड देन यू टेक द नोन वॉल्यूम। जो भी है आपका कैसे ऑपरेट करता है वो भी हम आपको बताएंगे। ये आपका 100 माइक्रोलीटर का है यानी 0.1 ml का है। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस प्रकार से आप यूज कर लीजिए। और यहाँ पर क्योंकि आप बिगिनर हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट लेवल पहली बार जब बच्चा आता है तो हम उसको पिपेट ऑपरेट करना बताते हैं, राइट? दिस इज 1 ml पिपेट, और 1 ml पिपेट को हम ये पिपेट एड इसे बोलते हैं। दिस इज पिपेट एड, और पिपेट एड के द्वारा हम एक लिक्विड को दूसरे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यानी फ्रॉम वन ट्यूब टू अनदर ट्यूब ट्रांसफर करते हैं। क्लियर? सो सॉरी, एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट इट। आपने सुना है whenever our undergraduate students they perform their experiment, they always perform it under laminar air flow. Laminar air flow में उसको perform करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो environment है अगर वो दूषित है तो आपका जो सैंपल है जिसमें 100 सेल हैं तो 100 की बजाय तो वो भी एंटर करेगा और 200 बना देगा। तो जो आपका मुद्दा है आइसोलेशन का वो तो गड़बड़ हो गया, हुआ ना? इसीलिए हम लैमिनार एयर फ्लो के अंदर अपने एरिया को अपने स्लैब में उसको सरलाइज करते हैं 70% नॉल से। उसके बाद आप अपने हाथ को सरलाइज करते हो। Having 3 hydrogen atom, other carbon atom also having 3 hydrogen atom. This ethane molecule, कार्बन कॉन्फिगरेशन कैसा है यहाँ पर? sp2 और 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जो मिट्टी क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। अब पोजीशन आप देख रहे हैं स्पेस में, एक पोजीशन ये 0 डिग्री डाइहाइड्रल एंगल बिटवीन दीज टू बॉन्ड कितना आ रहा है? 0 डिग्री। पोजीशन एक स्पेस में ही आ गया। अब इसको अगर रोटेट कर दिया, चेंज क्या हुआ? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, फर्स्ट पोजीशन, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, बट different arrangement of atoms or group in space. So these two are stereoisomers. First form this one and other form, these two are stereoisomers. And these stereoisomers are known as conformational isomers or rotamers, because there is free rotation about carbon-carbon single bond.
दो इथेन मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, वन इथेन मॉलिक्यूल हैविंग दिस पोजीशन 0 डिग्री डाइहेड्रल एंगल एंड अदर इथेन मॉलिक्यूल हैविंग 60 डिग्री डाइहेड्रल एंगल। दोनों में डिफरेंस क्या है? पोजीशन ऑफ एटम्स इन स्पेस। These two are stereoisomers. Which type of stereoisomers? Conformational isomers. Conformational isomers having free rotation about carbon-carbon single bond. These are readily interconvertible. एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में इजिली कन्वर्ट हो रहा है। क्यों कन्वर्ट हो रहा है? बिकॉज क्या वर्क होता है वो आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। जैसे अभी क्या है, ये जो फर्स्ट रोबोट है, ये छोटा वाला दिख रहा है, ये हमारा है नाव, ठीक है। क्या नाम है? नाव, NAO, नाव। इसको क्या है? humanoid रोबोट है हमारा, ये हमारा humanoid रोबोट है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा है किनोवा। इसको हम दो रोबोट से, दो कंपनियों से टाइप करके हम लोगों ने बनाया है इसको। ये हमारा क्लियर पाथ है, नीचे का जो बेस है इसका, ये अपने क्लियर पाथ है, और ये हमारा क्या है? किनोवा है, इसका हैंड, ठीक है। इसका हैंड जो है वो हमारा किनोवा कंपनी का है। तो ये असेंबल कहाँ पे किया है? असेंबल हम लोगों ने इसको यहाँ पे किया है, इसलिए, ठीक है। एक जॉइंट हमारे इसके यहाँ पे है, एक जॉइंट इसके यहाँ पे है, ठीक, एक जॉइंट इसके यहाँ पे है, एक जॉइंट ये है। ये क्या है? हम लोग के पास कितने फिंगर होता है? रोबोट में तो 5 फिंगर आ गए हैं वैसे, ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो इसके पास कितने हैं? 2 फिंगर है। ये वैसे ये इसको हम लोगों ने क्या, अगर खड़े हो जाओ भाई, खड़ा हो गया, ठीक है। अब इसको हम कमांड दे चलने का, अभी ये देखो मैं इसके सामने आ गया कि मुझसे लड़ेगा नहीं, ठीक है। इससे लड़ नहीं रहा है। क्यों नहीं लड़ रहा है? क्योंकि इसमें एक हमारा सेंसर ऑप्टिकल आते हैं, तो ये क्या करेगा? रुक जाएगा, ये देखेगा पहले, फिर चारों देखेगा कि क्या है, किधर मुझे स्पेस मिल रहा है जाने के लिए, फिर उधर ये पहले पीछे जाएगा, फिर हम लोग रोटेट होकर फिर जाएगा। अभी क्या इसके में दीवार आ रही है, ठीक है। इसको हम हैंडल क्या करते हैं? सिस्टम हम लोग कमांड देते हैं, उसके दो हम इसको हैंडल करते हैं। किस काम करता है, या इसको हम लोग किसी बेंच पे कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई पर्टिकुलर आप लोग चल रहे हैं, इस कंपनी में होते नहीं है, मशीन पे काम चल रहे हैं, तो उसको क्या करता है? पिक एंड प्लेस करता है। एक हैंड को हम रिमूव कर रहे हैं, एक हैंड को हम रिमूव कर रहे हैं, तो दूसरा हैंड को तो कुछ कर रहा है, काम कर रहे हैं ना वैसे। ये क्या हो रहा है? कोलैबोरेटिव वर्क करता है, मतलब एक हैंड जैसे काम कर रहा है उसी तरीके से हमारा दूसरा हैंड भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? कोलैबोरेटिव वर्क बोलते हैं। कि एक फिंगर जैसा कर रहा है वैसे हम दूसरे फिंगर कर सकते हैं। इसको हम मेडिकल पर्पज में यूज इस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे कोई डॉक्टर है, वो बाहर है, मतलब इंडिया में नहीं है या यहाँ लैब में नहीं है, और उसको सर्जरी करनी है, ठीक है, तो वहाँ से वो एक हैंड मूव करे अपना, उसी तरीके से हमारा दूसरा हैंड भी मूव करें। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम क्या है? प्रिसीजन की एक्यूरेसी उस तरीके की नहीं है। हमारे एक साइंटिस्ट जिन्होंने हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर है। यदि हम हार्मोनिक ऑसिलेटर में मोशन कराएं तो इस एक्सेस
पे हमारे कुछ फिगर्स बनेंगे, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ जस्ट वेरीफाई किया, ठीक है। ये दिख रहा है लाइट सोर्स है, ठीक है। ये पैच लगा हुआ है मोशन देने के लिए हार्मोनिक ऑसिलेटर में। ये यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, कौन सा लेंस है बताएगा? कॉन्वेक्स, हाँ कॉन्वेक्स लेंस क्यों लगाया गया है? कन्वर्स करता है। कन्वर्स तो तुम देखे होंगे कि इस एक्सिस पे एक पॉइंट कन्वर्ज होता है। तो ये हमारे हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये मोशन देने के लिए लगाया गया है कि यदि हम इन हार्मोनिक ऑसिलेटर में मोशन कराते हैं तो तुम्हें यहाँ कुछ फिगर्स दिखेंगे, जो कि फिगर कैसे पहले और वो फिगर्स क्या होंगे? पहले उसमें स्ट्रेट लाइन दिखेगा, फिर एलिप्स उसी से बनेगा और फिर उससे ही सर्किल बनता है। तो ये जैसे वाई एक्सिस पे तुम्हें क्या दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन। और ये अपने आप ही धीरे धीरे एलिप्स में होने लगेगा और एलिप्स थोड़ी देर में सर्किल फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। थोड़ा ये होने दो, थोड़ा थोड़ा एलिप्स होने लगा है, ठीक है। तो भी आप देख रहे हैं ये वाई एक्सिस पे है, ठीक है। थोड़ी देर में ये एक्स एक्सिस पे भी दिखने लगेगा। तो जैसे ये क्या है, सबसे पहले हमारा स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन से एलिप्स हुआ, एलिप्स से सर्किल हुआ वाई एक्सिस पे, और जब ये एक्स एक्सिस पे आएगा, अब जैसे ये सर्किल दिख रहा है ना, धीरे धीरे सर्किल होने लगेगा, ठीक है। अब ये सर्किल जैसे वाई एक्सिस पे था, तो तुम जानते होंगे कि सर्किल पे वाई और एक्स इक्वल ही होते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए पे। तो अब इसको हम एक्स एक्सिस पे कंसीडर करके धीरे धीरे ये ऑटोमेटिकली इलिप्स एक्स एक्सिस पे देने लगेगा, और जो ये खत्म करेगा एक्स एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन के साथ खत्म करेगा, ठीक है। अब देखो ये इलिप्स हो गया, अभी पूरी तरह नहीं हुआ, हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट था जो कि लीसा जूस ने दिया था, उसको वेरीफाई करने के लिए ये सेटअप। ये तुमने देखा, ये था हमारा एक्स और वाई एक्सिस के लिए। यदि हमें ये तुम देख रहे हो ऑब्लिक एक्सिस तुम्हें दिख रहा है इधर, इस पे फिगर बनाने हैं या देखने हैं, तो अभी तक हमने क्या किया? कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात की। कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब वहाँ एक से ज़्यादा हार्मोनिक ऑसिलेटर थे, एक ये था और एक वो था, दो हार्मोनिक ऑसिलेटर। यदि हम केवल सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर को मूव कराएं तो वो इस एक्सिस पे जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से फिर स्ट्रेट लाइन बना के फिर एलिप्स बनाएगा, फिर सर्किल बनाएगा। तो ये जो फिगर्स आए, ठीक है, इसी को ही इस एक्सपेरिमेंट के लिए, मतलब क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है लीसा जूस ने दिया था, तो इन फिगर्स को हम लीसा जूस इधर बोल देते हैं, बट स्टैंडर्ड लीसा जूस फिगर ये नहीं होते हैं, तो थोड़े डिफरेंट होते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एप्लीकेशन तुमने CRO देखा होगा, CRO उसका एक्सपेरिमेंट किया। CRO में क्या होता है कि जब तुम CRO को यूज़ करते हो तो वहाँ पे इस तरह का एक ग्राफ लगा होता है जहाँ पे कुछ वेव्स आती हैं, वो आपको बताती है कि वो साइन वेव है या उससे हम फ्रिक्वेंसी देख सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें हमारे ये हार्मोनिक ऑसिलेटर लगा होता है। जब हम उसको मोशन देते हैं तो वो है, मतलब उसमें पूरा सेटअप ये लगा हुआ है और वो एज ए एप्लीकेशन इन फिगर्स के लिए काम कर रहा है, ठीक है। और जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इसके लिए यूज होता है कि हमें देखना है कि इक्वेशन की साइनसॉइडल वेव है कि कोसाइन वेव है, उसके लिए हम इस तरह का सेटअप यूज करते हैं। दूर रहेंगे थोड़ा सा, देखेंगे कि जैसे ये अभी चल नहीं रहा है, जैसे साइकिल में भी होता है कि जब पहिया नहीं चलता तो वो गिर जाती है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इसको एक फोर्स देंगे, मैं इसको इधर नीचे की ओर फोर्स दूंगा, अगर मैं इसको अभी आपकी तरफ से ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, अभी एंटी क्लॉकवाइज, जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये इस तरीके से घूमेगा। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये इस तरीके से घूमेगा। फिर उसको हम वेक्टर के हेल्प से समझते हैं कि कैसे होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। अगर मैं इसको रोकने की कोशिश करूँ तो ये उसका विरोध कर रहा है कि क्यों रोक रहे हो, ठीक है ना। तो ये उसको भी इनर्शिया, इस इनर्शिया को हम कहते हैं क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये एंगुलर मोशन की वजह से आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है
कोई लोग जो समझाना चाहें ऐसा क्या हो रहा है, कौन सा फोर्स है जो इसको घुमा रहा है, कौन सा फोर्स है जो इसको अपलिफ्ट कर रखा है, इसको गिरने नहीं दे रहा। कभी साइकिल चलाते हुए सोचा है कि साइकिल चलती जा रही है, पैडल नहीं मार रहे, फिर भी वो खड़ी हुई है, और अगर रोक दें तो गिर जाती है। तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो इसको अपलिफ्ट किए रहता है, पूरे साइकिल को अपलिफ्ट किए रहता है? एंगुलर मोमेंटम। हाँ, एंगुलर मोमेंटम व्हील का नहीं, एंगुलर मोमेंटम तो इसमें है, पर वो अपलिफ्ट नहीं करता, वो इसको मूव करा रहा है, ठीक है ना। टॉर्क भी है, पर वो भी इसे अपलिफ्ट नहीं करता। इसे जो अपलिफ्ट करने वाला फोर्स है उसे हम जायरो फोर्स कहते हैं, शूडो फोर्स है, ठीक है ना, जो हमें दिखाई नहीं देता पर एग्जिस्ट करता है। और उसे हम वेक्टर से ही सॉल्व करते हैं कि जब एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें एक फोर्स मिलेगा जो ऊपर की ओर इसको लगता है, यहाँ जो इसको ऊपर की ओर खींचता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे इसका टार्क कम होता जा रहा है, जैसे जैसे टार्क कम होता जा रहा है, वैसे वैसे एंगुलर मोमेंटम कम होगा और वो जायरो फोर्स कम होता जाएगा और ये धीरे धीरे नीचे गिरेगा। इसका हम उपयोग करते हैं कहाँ, पानी के नीचे, हवा में, जहाँ पे हम अर्थ में नहीं होते, क्योंकि अर्थ में है तो हमें पता है कि हम टेढ़े हो रहे हैं। तो पानी के ऊपर ये हवा में क्या होता है कि इस तरीके का एक पहिया नाचता रहता है, और जैसे ही वो टिल्ट होते हैं जहाज के पंख,